चले, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। आइए, स्वागत है आपका हमारे आज के सभा में। और आपको पता है कि ये सभा आप राजस्थान से देख पा रहे हैं, और राजस्थान का ये खूबसूरत सा शहर पहाड़ों और अरावली के बीच बसा हुआ, शहर का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा ताकि आप मुझ तक ऑनलाइन तो पहुंचे, ऑफलाइन ना पहुंच पाए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करेंगे आज मेंस का टॉपिक। और मेंस सेशन का ये 12वां सेशन है, 12वां या 13वां होगा, काउंटिंग मैं नहीं करता, वो टीम करती है। तो नंबर को मारो गोली, इधर आओ, गांधी को पढ़ते हैं। गांधी में हमने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए। इनफैक्ट गांधी सीरीज में मैंने आपको 10 से 12 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन गांधीयन फिलॉसफी बचती है। आइए आज एक क्लास में जो गांधीयन फिलॉसफी से 5 से 6 प्रश्न बन सकते हैं, उन 5 से 6 प्रश्नों को एक साथ पढ़ते हैं। एक क्लास में उन 5 से 6 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या प्रश्न गांधीयन फिलॉसफी से बनने की संभावना होती है, ये देखा जाए। पहला प्रश्न गांधीयन फिलॉसफी पे है कि डिस्कस गांधीयन फिलॉसफी एंड चेक द रेलेवेंसी ऑफ गांधीयन फिलॉसफी इन मॉडर्न एरा। गांधीवादी सिद्धांतों की चर्चा कीजिए और वर्तमान युग में उसकी प्रासंगिकता की बात कीजिए, उसकी प्रासंगिकता की जांच कीजिए, या बताइए कि क्या यह वर्तमान युग में भी प्रासंगिक है। क्या अच्छा, इसी को थोड़ा और घुमाना हो तो यूपीएससी घुमाती कैसे है? क्या गांधीवादी सिद्धांत वर्तमान समस्याओं के निराकरण में सक्षम है? सेम बात है। जब आप रिलेवेंसी चेक करोगे ना किसी चीज की, इसका मतलब वो कि आज के युग में, आज के जमाने में वो कितना रिलेवेंट है, वो कितना सही है, क्या वो आज की समस्याओं को दूर करने में सक्षम है या नहीं। ये सारी चर्चा आपको इस प्रश्न में करनी है। यानी सीधा सा बात है, प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा प्रश्न का है कि आपको सिद्धांत बताने हैं, तो गांधी के सारे सिद्धांत बताते रहिएगा। और साथ ही साथ लास्ट वाले हिस्से में गांधी के जो सिद्धांत है वो आज कितने वैल्यूएबल है, आज अगर उनको स्थापित किया जाए सही अर्थों में, तो हमारा विश्व, हमारा देश, ये धरती कैसी होगी, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न को आप चाहे तो बदल सकते हैं, या घुमा के अगर पूछेगा तब भी घबराना नहीं है। घुमा के क्या पूछेगा? डू यू थिंक दैट द गांधीयन फिलॉसफी, द गांधीयन आइडियोलॉजी इज एबल टू रिजॉल्व ऑल द इश्यूज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड? क्या आधुनिक विश्व के सभी समस्याओं का, चाहे वो समस्या राजनीतिक हो, चाहे वो समस्या रसिया यूक्रेन के बीच की हो, चाहे वो समस्या नासा गाजा पट्टी और हमास की हो, चाहे वो समस्या अंतरिक्ष की हो, या समस्या पर्यावरणीय दोहन की हो, समस्या महिलाओं की हो, समस्या शिक्षा, भुखमरी, कुपोषण की हो, या आर्थिक संकट हो, क्या उन सारी समस्याओं का समाधान गांधी देने में सक्षम है? सक्षम तो है। कैसे, ये डिस्कस कर लेना है। ठीक, कुछ और सब सिंपल से सवाल है बेटा। एक सवाल है कि गांधीवादी दर्शन पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। गांधीवादी फिलॉसफी जब आप लिखने बैठोगे तो अकेले 6-7 पेज में आएगी, छोटा नहीं है ये। तो आपको डायग्राम के थ्रू, मैंने कोशिश की है डायग्राम बना के रखने की पहले से, ताकि रिकॉर्डिंग में समय कम लगे। तो डायग्राम के थ्रू आपको बहुत शॉर्ट में डिस्कस करने का है इसको, ताकि वो 1.5 से 2 पेज में समा जाए। और बोला भी क्या है, संक्षिप्त लेख। यानी हर हेडिंग पे 2 लाइन, 2.5 लाइन, 2 लाइन, 2.5 लिखोगे ना, तब भी आप 3 पेज जाएगा। अगर आप हर हेडिंग पे 2.5 से 3 लाइन लिखने में सक्षम है, तब ये 3 पेज जाएगा। और दूसरा, फिर देखो इसी तरह के सवाल फिर पूछता है, छोटे छोटे सवाल 10 मार्क्स में, 12 मार्क्स में पूछता है कि आध्यात्मिक विचार। राजस्थान में एग्जाम होता है और छत्तीसगढ़ पीएससी में। तो आरपीएससी और छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि 2 नंबर और 5 नंबर के सवाल पूछते हैं। तो आपके यहां 5 नंबर में पूछ लेगा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, आप में 5 नंबर का सवाल पूछ लेगा कि सत्याग्रह का सिद्धांत क्या है, अराजकता का सिद्धांत क्या है, या स्वराज्य क्या है, 2 नंबर में पूछ लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो छोटे वाले प्रश्न यहां पे बनते हैं। यूपीएससी इसको थोड़ा सा डिटेल में पूछेगा तो आपसे 10 नंबर में पूछेगा। तो ऐसे अभी आध्यात्मिक पूछा है, फिर राजनीतिक भी पूछ लेगा, आर्थिक पूछ लेगा, सामाजिक पूछ लेगा, पर्यावरणीय और शैक्षणिक और अंतरराष्ट्रीय पूछ लेगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर की। और गांधीयन फिलॉसफी को हमने बांटा है स्पिरिचुअल फिलॉसफी में, ये पहला फिलॉसफी है स्पिरिचुअल फिलॉसफी।
दूसरा है पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये उसके सब पार्ट्स बांटे हैं हमने। तीसरा है इकोनॉमिक फिलॉसफी, चौथा है सोशल फिलॉसफी, पांचवा है एजुकेशनल फिलॉसफी शैक्षणिक, छठा है इन्वायरमेंटल और सातवां है इंटरनेशनल फिलॉसफी। अब हम कोशिश करेंगे, वापस जाएंगे पीछे और अब हम कोशिश करेंगे एक एक करके इन सिद्धांतों को पढ़ने की। देखो महात्मा गांधी का आध्यात्मिकता में लिखना बंद करेंगे, सब लोग सामने देखिएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी डायग्राम बहुत डिटेल में बना हुआ है। नोट्स जो भी बच्चे हैं उन सबको नोट्स मिला हुआ है हिंदी में, तो एक बार उसको समझने की सिर्फ कोशिश कीजिए। आपके लिए होमवर्क होगा, इन आंसर्स को लिख करके टेलीग्राम पे सेंड करना है मुझे। तो आध्यात्मिक दर्शन क्या है गांधी का? आपको पता है महात्मा गांधी भौतिकतावाद और आध्यात्मिकता दोनों में विश्वास करते थे। वो अंग्रेजी शिक्षा के भी पक्षधर थे, वो वर्नाक्युलर शिक्षा के भी पक्षधर थे, वो महिला शिक्षा के भी पक्षधर थे और वो आध्यात्मिक दर्शन के भी पक्षधर थे। तो आध्यात्मिकता में महात्मा गांधी ने पहला सिद्धांत दिया है सत्याग्रह। आइए समझते हैं सत्याग्रह क्या होता है। देखो यार, सत्याग्रह को जब आप ब्रेक करोगे ना तो आपको दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगा सत्य, दूसरा मिलेगा आग्रह। एक क्या मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? आग्रह। सत्य और आग्रह से मिलाकर के बना है सत्याग्रह। कैसे बना है? सत्य और आग्रह से मिलाकर के बना है सत्याग्रह। इसका मतलब क्या है? दैट योर डिमांड मस्ट बी जेन्युइन, योर डिमांड मस्ट बी ट्रूथफुल। तुम्हारी जो मांग हो वो मांग जायज होनी चाहिए। तुम्हारा जो भी अधिकार है वो तुम सही अधिकार मांगोगे, गलत या नाजायज अधिकार नहीं मांगोगे। तो क्या कहा है? डिमांड मस्ट बी ट्रूथफुल। डिमांड क्या हो? जायज। आपकी जो मांग हो वो मांग क्या हो? जायज हो। ठीक है, मांग कैसी होनी चाहिए आपकी? जायज। ठीक। और मांगने का तरीका क्या होना चाहिए? वे ऑफ डिमांड, रिक्वेस्ट। द वे ऑफ डिमांड इज लीनिएंट, लिबरल। द वे ऑफ डिमांड, वे ऑफ डिमांड। इतने ही बात लिखना है, उससे ज्यादा लिखने का स्कोप है नहीं। और स्पेस भी तो कहां है? तुम 18 पेज थोड़ी लिखोगे यार गांधी पे। ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, और ऐसे आएगा तो फिर तो लिखते रहो 18 पेज। गांधी का एक एक स्टेटमेंट पे ऐसे पूछा है, एक बार ऐसे पूछा सन 2022 या 21 में यूपीएससी ने कि आप अपने साथ जैसा व्यवहार पसंद करते हैं वैसा ही दूसरों के साथ कीजिए। अब लिखो इस पे। हाँ, 125 नंबर का एक ऐसा, तो दो ऐसे लिखने हैं। पहले एक ऐसे हम लोग के टाइम पर ना एक ऐसे था, अभी दो ऐसे लिखने होते हैं आपको। तो लिखिए बकायदा बढ़िया सा 18-20 पेज। हाँ, 18-20 पेज। बात समझ में आ रहा है? तो मांग जायज होनी चाहिए और वे ऑफ डिमांड क्या होगा? लिबरल। कैसा होगा? रिक्वेस्ट। प्रार्थना करेंगे, उदारवादी तरीकों से मांगेंगे। मांग का तरीका कैसा होगा? उदारवादी तरीका। उदारवादी तरीका कैसे करेंगे हम लोग? रिक्वेस्ट करेंगे, विनय करेंगे। तो गांधी ने कहा कि सत्याग्रह से बड़ा कोई हथियार नहीं। इसे कहा है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वेपन। इसे क्या कहा है? वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेपन। ये गांधी ने कहा है, मोस्ट पावरफुल वेपन। इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कहा कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। अच्छा, जब सत्याग्रह की गांधी बात करते हैं तो गांधी कहते हैं आपके लिए जो भी अधिकार, जैसे एक स्टेटमेंट है कि आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं यदि आप गलत को गलत कहने की हिम्मत न रखते।
महात्मा गांधी ने कभी भी अन्याय बर्दाश्त करने की बात नहीं कही। गांधी ने कहा अहिंसा हमें कायरता नहीं सिखाती, अहिंसा हमें ताकत देती है। कहा दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं घोर हिंसक प्राणी, ऑनलाइन वाले सुनो, ये बैठे यहां सामने ऑफलाइन वाले, ये बिना मुक्का खाए पढ़ते ही नहीं है। हाँ, इसमें 4-5 हैं जो जब तक उनकी ठीक से पूजा ना कर दी जाए वो नहीं पढ़ते हैं। मतलब मैं हिंसक प्राणी हूं कुल मिलाकर के। अब कोई व्यक्ति कितना भी हिंसक हो, मुझसे भी कोई ज्यादा हिंसक हो, हालांकि मुश्किल है मुझसे ज्यादा हिंसक होना, बट फिर भी अगर कोई हिंसक व्यक्ति है तो क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हिंसा कर लेगा? हिंसा कब करेगा? जब आप हिंसा का उसे मौका देंगे। आप जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या वो हिंसा कर देगा? नहीं। महात्मा गांधी के किसी आंदोलन में लाठी नहीं चली, महात्मा गांधी के किसी मोमेंट में गोली नहीं चली, किसी आंदोलन में अंग्रेजों ने लाठीचार्ज नहीं किया। क्यों नहीं किया? गांधी के पास जो हथियार था वो क्या था? सत्याग्रह। आप चंपारण से देखना शुरू करो और चल चलो कहां तक? क्विट इंडिया मूवमेंट तक। अंग्रेजों ने एक मोमेंट में लाठीचार्ज नहीं किया है, एक सत्याग्रह में, एक आंदोलन में अंग्रेजों ने गोली नहीं चलाई। का है क्यों? सत्याग्रह इसीलिए सबसे ताकतवर हथियार है। और भारत छोड़िए, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका में बहुत अरसे से, बहुत जमाने से अफ्रीका और यूरोपीय देशों में रंग भेद की नीतियां थी, उस रंग भेद को समाप्त करने में गांधी सफल रहे। कैसे? लड़कर के या सत्याग्रह? कि हमारी मांग तो जायज है, हमारे जो मांगने का तरीका होगा वो भी कैसा होगा? लिबरल होगा, उदारवादी होगा। अच्छा, इन लिबरल तरीकों में क्या क्या गांधी शामिल करते हैं? इन लिबरल तरीकों में गांधी शामिल करते हैं हड़ताल, बहिष्कार, उपवास और संरचनात्मक विरोध। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे और लिख लो कि जो तरीका है उदारवादी वो क्या क्या है। उदारवादी तरीका पता भी तो हो कि भाई उदारवादी तरीका क्या है। हमारा तरीका उदारवादी है, लेकिन उदारवादी तरीका होता क्या है? तो पहला है उपवास। महात्मा गांधी उपवास या भूख हड़ताल की बात करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? उपवास या भूख हड़ताल। दूसरा तरीका क्या है हमारा? केवल हड़ताल। तीसरा तरीका क्या है हमारा? बहिष्कार, बाइकॉट। अच्छा, किसी को भाषा में समस्या नहीं होना चाहिए, मैं बता देता हूं। उपवास यानी फास्टिंग, हंगर स्ट्राइक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक। हड़ताल स्ट्राइक है, बहिष्कार बाइकॉट है। संरचनात्मक विरोध, कंस्ट्रक्टिव अपोज, ये मतलब समझ में आता है? संरचनात्मक विरोध को मतलब समझ में आता है? देखो यार, मान लो मैं एक शिक्षक हूं और मैं एक संस्था में पढ़ा रहा हूं। शिक्षक कहेंगे किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए, संस्था में पढ़ा रहे हैं, ठीक? जैसे जो ऑनलाइन भी चैनल है वो मेरा नहीं है, वो मैडम का है। हाँ, मालिकाना हक जो है इस चैनल का वो मैडम के पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं गुलाम आदमी, बस गुलामी कर रहा हूं और क्या। तो हाँ, अब मान लो ये संस्था, कोई भी संस्था, मान लो कि मैडम से झगड़ा हो गया, मान लो हो गया, या मान लो कि किसी संस्था में कुछ अनबन हो गई। अब क्या करें हम? मान लो इस संस्था से मेरी कुछ अनबन होगी किसी मुद्दे पे, मुद्दा कुछ भी हो सकता है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तुम बच्चों को लेकर के हम बाहर फील्ड में जाएं और वहीं बैठ करके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाएं, हम भी लगाएं, तुमसे भी लगवाएं। क्या यह मार्ग उचित है? क्या यह मार्ग शिक्षक को शोभा देता है? नहीं। महात्मा गांधी ऐसी बात नहीं करते हैं। गांधी कहते हैं कि विरोध कीजिए। कैसा? संरचनात्मक विरोध। हम विरोध करेंगे और उस दिन क्या करेंगे? तो हम वहां पे काली पट्टी बांध के पढ़ाएंगे और ठीक से पढ़ाएंगे, बल्कि बाकी दिनों से ज्यादा पढ़ाएंगे। यह है संरचनात्मक विरोध। बात समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे? वहां पे पट्टी बांध करके, काली पट्टी बांधने का मतलब क्या है? विरोध।
हम अपने विरोध को दर्ज करेंगे, लेकिन शिक्षक होने के नाते मेरा काम धरना कराना नहीं है, मेरा काम हड़ताल कराना नहीं है, मेरा काम क्लास लेना है, तो मैं क्लास लूंगा, भले ही वहां पे काली पट्टी बांध के लेनी पड़े। और अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, बल्कि बाकी दिनों से उस दिन ज्यादा पढ़ाना है। तो अगर कभी अनबन हुआ तो मैं आपको शाम को 6:30 बजे तक पढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ, क्लियर? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो कहा समझ विरोध यही है कि भाई कंस्ट्रक्टिव करो, बाइकआउट करो, बहिष्कार करो, लेकिन क्या करो? विरोध कैसा हो? संरचनात्मक विरोध हो। अच्छा, एक बात और है, क्या चक्का जाम हड़ताल में शामिल होता है? नहीं। घेराव, चक्का जाम आपके संख्या बल को दिखाता है कि हम, देखो ताकत हमारी क्या है कि हम 18-20 लोग हैं, और एक बार डंडा मारा और 20 भाग गए, तुम अकेले बच गए। अब बताओ क्या होगा? तो महात्मा गांधी घेराव में, चक्का जाम में विश्वास नहीं करते हैं। इनके हड़ताल का मतलब यह है कि हाँ, हम शांति से बैठेंगे, काम नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको काम करने देंगे, हम आपके काम में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करेंगे, और ना ही हम आम जन के जीवन को अस्त व्यस्त करेंगे। हाँ, अगर हमें विरोध है, ये नहीं कि इधर जो बाहर हाईवे है, जाकर उस हाईवे पे बैठ गए, चक्का जाम, यहां जाके बैठ मजा ना, यहाँ पे ट्रक वाले जो है ना आंख मूंद के चलाते हैं, मैंने देखा है। हाँ, मैंने देखा आंख मूंद के चलाते। एक बार मैं चला रहा था स्कूटी से, भाई वो अपनी पूरी लेन छोड़कर मुझसे मिलने आ रहा है। अब मैं खेत में उतर गया, अब मैं, भाई तू चला जा पहले, तेरे को ज्यादा जल्दी है। मैं आराम से स्कूटी खेत में उतार दिया। तो ये हालत है। तो यहां धरना वरना मत देना भाई, ठीक? अब क्लियर है कि ये सत्याग्रह है। चलिए, तो हम लोग, आप लोग कुछ नोट करते रहिएगा। सत्याग्रह क्लियर हो गया। अब गांधी कहते हैं सत्य और अहिंसा। देखो, महात्मा गांधी हमेशा कहते हैं सच बोलो। क्यों? एक झूठ को छुपाने के लिए आपको हजारों झूठ बोलना पड़ेगा, और झूठ का ऐसा चक्रव्यूह बनेगा, उस भंवर में खुद ही फंस के रहोगे, कोई दूसरा फंसने वाला नहीं होगा, और उस दलदल में कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित नहीं। महात्मा गांधी ने कहा कि क्या कीजिए? कहा सत्य की बात कीजिए और अहिंसा की बात कीजिए। कैसी बात कीजिए? अहिंसा। और अहिंसा में गांधी क्या कहते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा। कहा मन से अहिंसक होइए। मन से अहिंसक कैसे हो जाएगा? जैसे आप अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार मत लाइए। आपके मन में किसी के प्रति भी कोई बुरा विचार, कोई ऐसी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। वचन से इतना कड़वा मत बोलिए कि बेचारा जहर खा के ऐसे ही मर जाए, या सुन के मर जाए, जहर की भी जरूरत ना पड़े। हाँ, एक बार देखा आपने? आज बहुत जरूरत है, आवश्यकता क्या है? आज आवश्यकता है सत्य और अहिंसा की, हर व्यक्ति को, हर देश को। क्योंकि अगर आपको मानवीय रिश्ते बचाने हैं और बनाने हैं, तो सिर्फ एक ही मार्ग है, सत्य और अहिंसा। दूसरा, अगर दो देशों के बीच रिश्ते अच्छे होने हैं, तो कैसे अच्छे होंगे? सत्य और अहिंसा। हाँ? आप सच बोलिएगा तो विश्वास बनेगा, और विश्वास बनेगा तो रिश्ते मजबूत होंगे। चाहे वो दो भाइयों के बीच का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो, या वो पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, वो टिकेगा किस पे? आज सबसे बड़ा कलेश क्या है दुनिया में? आज संभवतः देश चलाना आसान है, परिवार चलाना ज्यादा मुश्किल। तमाम ब्यूरोक्रेट्स ने परिवार की वजह से आत्महत्या कर लिया, तो यूपीएससी से ज्यादा मुश्किल क्या था? परिवार चलाना। और आपके पिता पिछले पिता मतलब माता पिता दोनों, पेरेंट्स पिछले 25 साल 30 साल से परिवार चला रहे हैं। कहां समस्या है? कहां समस्या है? क्यों? कहीं ना कहीं सत्य और अहिंसा का मार्ग ही उसे चलाने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो गांधी ने कहा कि व्यक्ति को मनसा वाचा कर्मणा, मन में
किसी के प्रति दुर्व्यवहार की भावना मत लेकर के आइए, वचन से आग मत उगलिए, फायर ब्रांड मत बनिए। हाँ, कि ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला बिना जहर खाए मर जाए, सिर्फ सुन के मर जाए। कई बार देखिए रस्तों में खराब क्या होता है, कड़वाहट क्यों आती है? योर लैंग्वेज। आप इतना कड़वा बोलते हैं या कोई इतना कड़वा बोलता है कि सामने वाला, हाँ, उसको किसी चाकू, छुरी, तलवार, गन, बम, पिस्तौल की जरूरत नहीं है, वो बेचारा वचन से मर जाए। और कहा कर्म से भी ऐसा कोई कृत्य मत कीजिए जिसमें हिंसा की झलक हो। तो कहा मन, वचन और कर्म से क्या होइए? अहिंसात्मक होइए, और अहिंसात्मक होंगे तभी जाकर के आप क्या होंगे? जीवन में सफल होंगे। महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रयोग एक राजनीतिक हथियार के तौर पे किया था। अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी हिंसा नहीं की, और ये वजह था कि अंग्रेज अगर डरते भी थे तो गांधी से डरते थे। अगर सच में अगर अंग्रेज डरते थे तो गांधी से डरते थे, अंग्रेज अगर बात सुनते थे तो गांधी की बात सुनते थे। हाँ? और इतना ही नहीं, महात्मा गांधी सिर्फ फिलॉसफी देने के लिए उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पूरे जीवन में इसको उतारा है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। भारत आजाद होने वाला था, विभाजन की घोषणा की जा चुकी थी 3 जून को, 3 जून 1947। और इसके पहले जब 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई, तो पूरे देश में जानबूझ करके मुस्लिम लीग ने दंगे फैलाए, रॉयट्स, कम्युनल रॉयट्स हुए। और रॉयट्स इतना बड़ा था कि अकेले बंगाल में एक दिन में 20,000 लोग कत्ल कर दिए गए, एक दिन में। चारों तरफ कर्फ्यू का माहौल था। ब्रिटिश सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे कि ना करे। तब ऐसे में महात्मा गांधी ने फैसला लिया कि मैं अकेला निहत्था, हथियार था ही नहीं गांधी के पास, बोला मैं अकेला जाऊंगा नोआखली। नोआखली जहां सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे, जहां सड़कें खून से सनी थी और शहर शमशान बन चुका था, हर तरफ आग जल रहा था, कहीं घर तो कहीं चिताएं जल रही थी। उस नोआखली में गांधी पैदल पैदल गए और गांधी ने शांति मार्च किया, और जो सरकार नहीं कर पाई काम, वो काम गांधी ने कर दिया। पूरे बंगाल में, पूरे भारत में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की वजह से जो हिंसा फैली उसे रोक दिया, अकेले अपने दम पे। उसके बाद माउंटबेटन ने गांधी को कहा, गांधी यू आर वन मैन बाउंड्री फोर्स। कहा गांधी तुमने वो काम किया है जो 50,000 हथियारबंद सैनिक नहीं कर सकते। यू आर वन मैन बाउंड्री फोर्स, तुम अकेले आदमी की सेना हो। तुमने जो कर दिखाया गांधी, वो 50,000 सैनिक। तो बताओ कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर गांधी ने आजादी को प्राप्त किया या नहीं किया? जो लोग ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी कमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए, अहिंसा ही था कि गांधी के पीछे हजारों लोग चल पड़े। यह अहिंसा का चमत्कार था कि गांधी के पीछे क्या चल पड़े? हजारों लोग चल पड़े। भाई इसके पहले कोई बड़ा जन आंदोलन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गांधी के अहिंसा में लोगों को सुरक्षा दिखती थी, तो लोग गांधी के हर मोमेंट में बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किए। और अगला है साधन और साध्य की पवित्रता। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं साधन और साध्य की पवित्रता। देखो, साध्य मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, एम। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? एम, गोल, उद्देश्य। कहा अगर तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, ये क्या है? उद्देश्य। कहा अगर तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, सही है, जायज है, जेन्युइन है, तो जो रास्ता है, ये जो पाथ है, ये क्या है? पाथ, मार्ग, रास्ता। कहा ये भी पवित्र होना चाहिए। क्या कहा?
कहा कि अगर तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है तो तुम्हारा मार्ग भी, तुम्हारा रास्ता भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना ही चाहिए। बोलो, क्लियर है बात? यानी अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो आईएएस बनने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग मत कीजिए। आप अमीर बनना चाहते हैं, बिल्कुल बनिए, पैसा सबको कमाना है, लेकिन कैसे? डाका डाल के, स्मगलिंग करके, सरकारी खजाने को लूट करके नहीं, ईमानदारी से। आज जो लोग अमीर हैं, आप उठा करके देखिए नजरें, रतन टाटा आपको लूट के अमीर बने। आज टाटा अंपायर नमक से लेकर जहाज तक और सुई से लेकर तलवार तक हर फील्ड में, हाँ भाई देख लो, आज टाटा का छोटा गाड़ी भी आता है, नैनो आया था, और उसके बाद टाटा का कैरेज व्हीकल समझते हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल समझते हो, बड़े वाले ट्रक 20 पहिए, 22 पहिए, 24 पहिए वाले आते हैं ना, हैवी व्हीकल्स आते हैं ना टाटा के। टाटा की छोटी सी पैसेंजर कार भी आती है और बड़े व्हीकल्स भी आते हैं। अब टाटा धीरे धीरे डिफेंस के फील्ड में भी इंटर किया, और यही टाटा जब शुरुआत में पैसेंजर कार के फील्ड में एंट्री किया था तो हालत बड़ी खराब थी। रतन टाटा साहब पहुंचे जैगुआर के पास कि भाई हमें खरीद लो। जैगुआर के मालिक ने बड़ा बेइज्जत करके भेजा, कहा तुम लोग कार बनाओगे और कार चलाओगे, भाग यहां से। आज जैगुआर का ओनरशिप किसके पास है? टाटा के पास है। तो ईमानदारी से, हाँ, आप ईमानदारी से ही अमीर हो सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई मार्ग नहीं। कोई कह दे कि हाँ टाटा कंपनी में तमाम घोटाले, तमाम डुप्लीकेसी आई है सामने, कोई व्यक्ति कह दे, आपको शायद नहीं पता, रतन टाटा साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो, ड्रीम प्रोजेक्ट, कि हर आम आदमी के पास, जिसके पास बाइक खरीदने की हैसियत है, औकात है, वो कार खरीदे, वो कार से जाए। लाख टकिया कार, लाख रुपए में कार। सबने कह दिया कि नहीं चलेगा, ये सक्सेसफुल नहीं है। 5,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ इस प्रोजेक्ट में, और जब आया मार्केट में तो एक छोटा सा शायद इंजन में कुछ फॉल्ट था, छोड़ देते, क्योंकि गाड़ी की स्पीड लिमिट थी। लोगों ने जैसे स्पीड लिमिट क्रॉस किया, गाड़ी में आग लगनी शुरू हो गई। अब इंजन की अपनी क्षमता है, तुम जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तुम्हें देना 5 रुपए, तो 5 रुपए फरारी थोड़ी आएगी। हाँ, आपने हाईवे पे दौड़ा दिया गाड़ी को, गाड़ी में स्पार्क हुआ, इंजन में आग लगी। उसके बाद इस समस्या को दूर करने के लिए अलग से एडिशनली बुला करके फ्री सर्विस के बहाने इंजन रिप्लेस करके दिया सारी गाड़ियों का, और उसके लिए 2,000 करोड़ रुपए और अलग से खर्च किए। जो प्रोजेक्ट पहले से घाटे में था, उस प्रोजेक्ट को भी दुरुस्त करके दिया। इसे कहते हैं वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी। तो ये है कि आपका साध्य पवित्र है तो साधन भी क्या होगा? रिश्वत लेके अमीर बनने का साधन गलत है। तमाम वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जेल में हैं, देख लीजिए, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कहां हैं? जेल में है। हाँ? अभी झारखंड में एक महिला अधिकारी पकड़ी गई, 1500 करोड़। क्या फायदा? अब रहना तो 10 बाई 10 के क्यूबिक में है। हाँ? सचिव रैंक का अधिकारी, हमारे यहां एक अधिकारी हुआ करती थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उत्तर प्रदेश शासन में मुख्य सचिव, 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला। और भाई समझ लो, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गिरफ्तार हुई, तो वो रॉब था ना आईएएसओ में, बड़ी झाड़ती थी। एक दिन एक कांस्टेबल ने समझा दिया, एक दिन एक कांस्टेबल ने, महिला कांस्टेबल ने ठीक से समझा दिया, कहा 2 रैपटा मारूंगी औकात में आ जाएगी। ठीक है, ये आईएएस गिरी ना, जेल के बाहर जाके झाड़ना, यहां नहीं, कैदी है, कैदी की तरह रागर। क्या फायदा इसे पैसे का?
उस समय ऐसा लगा हो कि बस कोई चुल्लू भर फिनाइल ला के दे और मैं डूब मरूं। उस समय आवश्यकता चुल्लू भर फिनाइल से ज्यादा की नहीं रही होगी उस महिला की या उस पुरुष की जिसने इस तरह से पैसे कमाए हैं। मान मर्यादा किसके लिए कमाया? आप एक जीरो, तो पैसा बाकियों ने भी कमाया ना। टाटा इंडस्ट्रीज देख लीजिए, तमाम ऐसे उद्योगपति हैं, पूंजीपति जिन्होंने बड़े मान सम्मान से पैसे कमाए हैं। इन्फोसिस, नारायण मूर्ति, एक आम स्कूल मास्टर का बेटा आज 3,000 करोड़ से ज्यादा का उसका एनुअल टर्नओवर है। इतनी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी खड़ा कर दी। तो क्या है ये? ईमानदारी। दोनों क्या होना चाहिए? ईमानदारी। आपका लक्ष्य अच्छा है, आईएएस बनना है, लेकिन क्या आप ईमानदारी से उस लक्ष्य के प्रति कार्य करते हैं? यहां ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या आप सिविल सेवक बनने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, या आपकी कोशिशों में अभी भी कमी है, मक्कारी है, अभी भी कोशिशों में धोखा है या नहीं? आप 4-5 चीजें साथ लेके चलना चाहते हैं और यूपीएससी को सौतन बर्दाश्त। आपका फुल डेडिकेशन कहां चाहिए? यूपीएससी। सब साथ लेके सिर्फ मोदी जी चल सकते हैं, आप नहीं। आई बात समझ में? आइए, तो आपको समझ में आया कि साधन और साध्य की पवित्रता क्या थी। अब महात्मा गांधी ने कहा है पाप 7 प्रकार के होते हैं, तो गांधी ने कहा कि साधन पवित्र है तो साध्य भी पवित्र होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप बीज बबूल का बोगे तो क्या उस पर आम फलेगा? नहीं फलेगा, सीधी सी बात है। अगर गलत मार्ग चुनोगे तो परिणाम क्या होगा? सही परिणाम के लिए रास्ता भी क्या चुनना चाहिए? सही। ठीक है, अब देख लीजिए, अभी नीट का पेपर स्कैम चल रहा है और बड़ी समस्या है समाज में हमारे। इतना बड़ा बड़ा स्कैम, नीट के पेपर में बहुत बड़ी धांधली है। मैं खुले तौर पे कहता हूं, बिहार और झारखंड में कम से कम 15 से 20 बच्चे जिनके पास 2 दिन पहले पेपर पहुंच चुका था। पकड़ा कैसे गया? तो झारखंड पुलिस ने पटना पुलिस को फोन किया, रांची पुलिस ने की, एक गाड़ी है उसमें कुछ कुछ है, चेक करो। तो वहां पे एक गाड़ी में 4 बच्चों के कैंडिडेट एडमिट कार्ड मिले और 4 बच्चे मिले। पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की और चारों एडमिट कार्ड एक ही सेंटर के थे। फिर पुलिस ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और उनको एग्जाम देने दिया। एग्जाम के बाद जाके फिर दबोच लिया। तो चलो आओ बताओ, अब बताओ कहानी क्या है। एग्जामिनेशन हॉल में एक बच्चे ने पेपर देखा और उछल पड़ा। अरे वाह! अब कोई इतना शांत बैच में कोई एक बच्चा ऐसे फुदक जाए, ऐसे उछल जाए तो सब अरे क्या हो गया, क्या बम फूटा, क्या हुआ? बम फूट गया। अब पहुंच गया, उसको पता नहीं चला कि उछलना नहीं था वहां पे। अच्छा, उसे पता भी नहीं था, वो शॉक। उसने कहा इसमें सारे क्वेश्चन वही हैं जो अभी 2 दिन पहले हम लोगों को मॉक टेस्ट में सॉल्व कराए गए थे क्लास में। कैसे कैसे? मतलब कोचिंग वाले इतने बड़े 30 मार खां हो गए हैं कि एनटीए का सारा क्वेश्चन सेट कर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। या तो एनटीए वाले किसी काम के नहीं तो बंद कर दो ऐसी एजेंसी को, यार ताला लगा दो इसको। अगर एनटीए किसी काम की नहीं है तो ताला लगा दो। 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो एनटीए का पेपर पहले पहुंचा कोचिंग के पास और कोचिंग ने पेपर सॉल्व कराए, या एनटीए ने कोचिंग का टेस्ट लेकर के नीट के पेपर में डाल दिया। इतने तो अगर ऐसा है तो दोनों सूरत हाल में बंद कर दो संस्था को। हमें जरूरत नहीं है ऐसी महान संस्थाओं की, नहीं जरूरत है हमें। इतना बड़ा इश्यू है। उसके बाद एनटीए लेती है नेट, वो भी लीक, कैंसिल करना पड़ा। नीट यूजी सुबह पेपर था संडे को, पिछले संडे को सुबह कैंसिल करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। मजाक चल रहा है। और हमारा देश बिजी कहां है? इतने गंभीर विषय हैं युवाओं के लिए, हमारा बिजी देश कहां व्यस्त है? हमारी मीडिया कहां व्यस्त है?
सोनाक्षी ने मुस्लिम से शादी कर, बाबा जुल्म देखिए। ये हमारी मीडिया बिजी उसमें है कि मां बाप परेशान या खुश, अरे उसकी बेटी उसका बाप, तुम काहे बीच में टांग डाल रहे हो यार। नहीं, हमारा समाज चौधरी बनने में बड़ा आगे है। अरे सोनाक्षी ने एटलीस्ट लड़के से शादी की, वो लड़की से करती, किसी से करती तभी मैं कुछ नहीं कहता। हाँ, उसे किससे ब्याह करना है उसका म्यूचुअल कंसेंट है। हमारा पूरा मीडिया कहां फोकस है? शादी के बाद लाल रंग के जोड़े में नजर आई सोनाक्षी। यहां बच्चे सफेद कफन में नजर आ रहे हैं। एक बच्चे ने छत से कूद के आत्महत्या कर ली। ये खबर है किसी को? नहीं साहब, नहीं। देश का युवा, देश का भविष्य आत्महत्या कर रहा है। देश का युवा सफेद कफन में लिपटा पड़ा है और हमें फिक्र किसकी है? सोनाक्षी के लाल जोड़े की। हमें फिक्र है कि अब सोनाक्षी खान कहलाएंगी या सोनाक्षी सिन्हा कहलाएंगी। मतलब ये चल रहा है हमारे देश में। यह है देश की समस्या। एक्चुअल मुद्दों से हमारा ध्यान नहीं जाता। इतना हंगामे के बाद नीट के चेयरमैन को, एनटीए के चेयरमैन को हटाया गया, सुबोध कुमार सिंह। छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी, और अभी भी कोई क्लियरेंस नहीं है, अधर में लटका है। यार 720 में 720 पाने वालों की बाढ़ है। 720 में 720 पाने वालों की बाढ़ है, बाढ़। हर गली, हर मोहल्ले, हर कोचिंग में ऐसा बच्चा है। भाई कैसा पेपर बना रहे हो यार? एबीसीडी पूछ लिया था क्या? ये डॉक्टर बनेंगे, रील्स बन रहे हैं 2024 नीट वाले डॉक्टरों पे। हाँ, 2024 के नीट वाले डॉक्टर पे रील्स बन रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देखकर ऑपरेशन कर रहा था, बीच में ऐड आ गया और ऐड को स्किप करते करते पेशेंट भी स्किप हो गया। ये कंडीशन है देश की, ये हालात हैं हमारे देश के। आइए अब बात करते हैं हम लोग कि 7 प्रकार के पाप कौन से हैं। 7 प्रकार के पाप की अवधारणा है। तो गांधी ने क्लियर कहा है कि 7 चीजें पाप है, और ध्यान देना, जिंदगी में अगर ये 7 पाप से बच गए तो फिर जीवन खुशहाल रहेगा। ये 7 प्रकार के जो पाप है ना, ये व्यक्ति को जीने नहीं देते हैं। सेवन सिंस, 7 प्रकार के पाप। पहला पाप है कि मनी विदाउट लेबर, वेल्थ विदाउट लेबर। बिना परिश्रम के धन। पहला पाप क्या है? बिना परिश्रम के धन। आज अमीर तो हर व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन वो एक कठोर तपस्या, एक कठोर दिनचर्या को फॉलो करना, रील्स देख करके, वेब सीरीज देख करके अमीर बनना चाहते हैं ना। हाँ, कैसे करना पड़ेगा? अमीर कैसे बनोगे भाई? सोच के देखो एक बार। एक आम आदमी, एक सरकारी स्कूल मास्टर का बेटा इन्फोसिस खड़ा कर सकता है। उनकी पत्नी ने कहा कि 30 साल तपस्या की है नारायण मूर्ति ने, 30 साल तपस्या। और दुनिया के ताकतवर आदमियों में एक है नारायण मूर्ति। सो सिंपल एंड सो पावरफुल। अरे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री दामाद लगता है इनका, दामाद लगता नहीं है। हाँ, आके पैर छूता है। ये है पावर। कैसे? बिना मेहनत के 30 साल की तपस्या। आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी, वो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। यूपीएससी 3 साल की तपस्या में हो जाएगा। 3 साल तपस्या कीजिए, यूपीएससी हो जाएगा। आप भी चाहे तो दूसरा इन्फोसिस खड़ा कर सकते हैं। आपको भी आज 15-20 साल तपस्या करनी पड़ेगी, दूसरा इन्फोसिस खड़ा हो जाएगा। उस तपस्या का मतलब ये नहीं बैठ जाना जाके हिमालय पे। हाँ, ये नहीं कल चल पड़े पाप सर ने कहा है तपस्या करने जा रहा हूं हिमालय, ठीक। हाँ, और रास्ते में जा रहे थे हिमालय, बीच में मिली कन्या और पहुंच गए कन्याकुमारी, ठीक।
हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने कर्तव्यों को अपना पूरा डेडिकेशन देना होगा। डेडिकेशन नहीं तो रिजल्ट नहीं है। दूसरा क्या कहा? दूसरा कहा कि आपके पास सुख, प्लेजर विदाउट नॉलेज। कहा पाप है, बिना सुख कैसे मिलेगा? कहा ज्ञान ही सुख का मार्ग है। तो प्लेजर विदाउट नॉलेज, ये नोट करते रहिएगा, ठीक है। बिना ज्ञान के सुख, कहा बिना ज्ञान के सुख नहीं होगा। सुख का एक ही मार्ग है, क्या? ज्ञान। सुख का क्या है? एक ही मार्ग है, ज्ञान। बिना ज्ञान के सुख नहीं होगा। और कहा कि बिना चरित्र के ज्ञान भी क्या है? पाप है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, विदाउट कैरेक्टर, बिना चरित्र के ज्ञान, बिना चरित्र के ज्ञान। अगला क्या है? नैतिकता विहीन व्यापार, ट्रेड विदाउट या बिजनेस विदाउट मॉरलिटी। नैतिकता विहीन व्यापार, नैतिकता विहीन व्यापार। पांचवा, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मानवता रहित विज्ञान। ठीक है, पांचवा हो गया। छठा है त्याग रहित धर्म। और सातवां है सिद्धांत विहीन राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, पॉलिटिक्स विदाउट आइडियोलॉजी। सिद्धांत विहीन राजनीति, प्रिंसिपल विदाउट पॉलिटिक्स। ये 7 प्रकार के पाप हैं। आइए एक बार देखा जाए। तो कहा बिना परिश्रम के पैसा किसी काम का नहीं, पाप है ये। फिर क्या कहा? कहा ज्ञान ही सुख का एकमात्र सोर्स है, बिना ज्ञान के सुख की कामना क्या है? व्यर्थ। फिर कहा ज्ञान तो है कि चरित्र नहीं है। तमाम बड़े बड़े बाबा आज जेल में है, क्यों? नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। आज वजह क्या थी भाई? वो बरसों से ईश्वर की चर्चा करते थे, तो नॉलेज तो रहा होगा ना, धर्म का, साहित्य का, दर्शन का। और आज लोकेशन क्या है? परमानेंट एड्रेस क्या है? जेल का है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। कहा व्यापार कीजिए, व्यापार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस व्यापार में नैतिकता होनी चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए। बिना मॉरलिटी का ट्रेड किसी काम का नहीं है। ठीक, बिना मॉरलिटी का ट्रेड क्या है? किसी काम का नहीं है। अगला कहते हैं कि विज्ञान मानवता रहित नहीं होना चाहिए। कहा विज्ञान हो किसके लिए? मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए विज्ञान। मानवता रहित विज्ञान क्या है? बेकार है, व्यर्थ है।
और फिर क्या कहा? कहा धर्म में आपको त्याग करना होगा। त्याग खुद को करना होता है, दूसरे से नहीं कराना होता है। कि हाँ भाई ठीक है, मैं हिंदू तो सारे मुसलमान अपना अपना जान त्याग दे, या मैं मुसलमान तो सारे हिंदू अपना अपना जान। खुद को त्याग करना होता है, अन्न का, जल का, बुराइयों का। हाँ? आप आज मंगलवार है, मैं मेरा व्रत होता है आज, तो मैंने क्या किया? अन्न का त्याग किया। तो त्याग खुद को कराना है, पड़ोसी को नहीं। कि मेरा व्रत है तो अपनी जान दे दो मुझे। हाँ। तो यहां पर त्याग का मतलब ये नहीं बलि परंपरा कि व्रत आपका, मनोकामना आपकी और जान बेचारा त्यागा मुर्गे ने, बकरे ने। आई बात समझ में? धर्म में त्याग होगा तो किसका त्याग होगा? खुद का। सिद्धांत विहीन राजनीति। राजनीति कैसी होगी? बिना सिद्धांतों के राजनीति का कोई महत्व नहीं है। राजनीति में सिद्धांत होना चाहिए। ये क्या है? ये भी पाप है। क्या है ये पाप है। यहां तो कोई डाउट नहीं किसी को? यहां तो कोई क्वेश्चन नहीं? आगे चले। अगला है गांधीयन फिलॉसफी। और इस गांधीयन फिलॉसफी में सॉरी इधर पॉलिटिकल फिलॉसफी। अराजकतावाद। अराजकतावाद क्या होता है? महात्मा गांधी ने कहा राज्य होना ही नहीं चाहिए। क्या कहा? कहा राज्य होना ही नहीं चाहिए। तो आइए इसकी भी एक बार चर्चा कर लीजिए। पॉलिटिकल थ्योरी। क्या कहा? अनार्किज्म। पहला क्या कहा? अनार्किज्म। अराजकतावाद। अराजकतावाद, अनार्किज्म। ये अनार्किज्म क्या होता है यार? तो वो कहता है राज्य होना ही नहीं चाहिए। नो नीड ऑफ स्टेट। नो नीड ऑफ स्टेट। कहा राज्य की आवश्यकता नहीं है, राज्य होना नहीं चाहिए। तो राज्य नहीं होगा तो क्या होगा? देश कैसे चलेगा? अगर राज्य ना हो तो देश कैसे चलेगा? समाज कैसे चलेगा? आपको लगता है कि अगर चौराहे पर पुलिस ना हो या कैमरे ना लगे हो तो कोई रेड लाइट पर रुकने वाला भी है? तो फिर तो चल चुका काम। फिर परिणाम क्या होगा? एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं। आपको लगता है कि अगर राज्य ना हो, पुलिस ना हो, प्रशासन ना हो तो क्या जो ताकतवर वर्ग है वो कमजोर वर्ग को जीने देगा? फिर तो गांधी ने जो कहा तो ठीक नहीं था। महात्मा गांधी ने कहा कि राज्य का मतलब पुलिस राज्य। क्या कहा? द स्टेट मीन्स पुलिस स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है? पुलिस स्टेट। राज्य का मतलब पुलिस राज्य है और राज्य नहीं होना चाहिए। क्यों? कहा राज्य व्यक्ति को नेचुरली ग्रो करने से रोकता है। राज्य क्या करता है? व्यक्ति को नेचुरली ग्रो करने से रोकता है। हाँ, रोकता है, रोकता है, पूछता है ना। तो कहा कि फॉर नेचुरल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के नैसर्गिक विकास के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं है। राज्य क्या है? उसके नैसर्गिक विकास में बाधक है। कहा यार चलेगा कैसे फिर? कहा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रूल। कहा हर व्यक्ति आत्म अनुशासित हो। आत्म अनुशासित। अच्छा, कहा आत्म अनुशासित हो। भाई ठीक हो सकता है कुछ लोग हो जाए। और क्या कहा? कहा राज्य कैसे चलेगा? तो कहा चलेगा म्यूचुअल कोऑपरेशन से। म्यूचुअल कोऑपरेशन, पारस्परिक
सद्भाव। कैसे चलेगा? म्यूचुअल कोऑपरेशन से चलेगा, पारस्परिक सद्भाव से चलेगा। कैसे चलेगा? पारस्परिक सद्भाव से चलेगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन से चलेगा। बोलो क्लियर है? कैसे चलेगा? म्यूचुअल कोऑपरेशन से चलेगा, पारस्परिक सद्भाव से चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कहा अगर ऐसा हो जाए तो यही स्टेट है राम राज्य। अगला जो कहा गांधी कि अगर अराजकतावाद आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? राम राज्य। तो यही अवधारणा है राम राज्य की। हालांकि ये दिवा स्वप्न है गांधी का, यूटोपिया है, ये ऐसा है नहीं। क्योंकि हालांकि गांधी ये मानते हैं कि जो नैतिक नियम है ना वो राज्य के नियम से ज्यादा ऊंचा है। भाई सीधी सी बात बताओ कि आप लोग अगर अपराध करने पे तुल जाओ तो क्या राज्य अपराध करने से रोक देगा आपको? आज समाज में जितनी सामाजिक बुराइयों का दमन हुआ है, मर्दन हुआ है, वो सामाजिक बुराइयां राज्य ने खत्म किया, स्वतः समाप्त हुई है, समाज ने समाप्त किया। जैसे कन्या भ्रूण हत्या आज लगभग न के बराबर है। मैं ये मानता हूं कि आज लगभग न के बराबर है, ऑलमोस्ट अबाउट टू डिक्लाइन, अबाउट टू एरेडिकेट। तो राज्य के करने से हो गया या खुद के करने से हुआ? हाँ? आज हमारे यहां समाज में वही महिलाएं जो पहला सवाल कि अगर किसी को मालूम चले कि भाई किसी की बहू या बेटी को प्रेग्नेंट है, बच्चा होने को है, तो पहला सवाल जांच करवाई, क्या है पेट में। उन्हीं महिलाओं का, वो महिलाएं जिनका पहला कंसर्न था कि तुम्हारी बेटी या बहू के पेट में जो बच्चा है उसका लिंग क्या है, बेटा है बेटी है, आज वही क्या कहती हैं? भगवान जो दे दे ठीक से हो जाए, बस बस। बेटा बेटी दो थोड़ी होते हैं, आज सब एक है। ये जो मॉरल चेंजेस आया, ये जो मेंटल चेंजेस आया, ये म्यूचुअली तो आया। ये देख कर आया समाज को, सरकार ने कहा उनको फोर्स किया, समाज कहां उनको जाकर पढ़ाया, उनको देखा देखी आ गया। तो नैतिक नियम क्या है? राज्य के नियम से ज्यादा ऊंचे हैं। और राज्य हमेशा कैसे चलेगा? नैतिक नियमों से चलेगा। राज्य के नियम हमेशा नैतिक नियमों की तुलना में क्या होंगे? कमजोर होंगे। और जब राज्य नैतिक नियमों की पराकाष्ठा पर आएगा तो वह राज्य क्या कहलाएगा? बोलो यार। यहां राम राज्य का मतलब अयोध्या के राजा राम का राज्य नहीं है। राम राज्य का मतलब है चारों तरफ न्याय हो, चारों तरफ सुख शांति समृद्धि हो और नैतिकता चरम पर। मैं किसी धार्मिक राज्य की बात नहीं करता, महात्मा गांधी किसी रिलीजियस स्टेट की बात नहीं करते। राम राज्य में चारों तरफ सुख था, शांति था, न्याय था, समृद्धि था, ग्रोथ था, डेवलपमेंट था। तो ऐसे राज्य को क्या कहा जाएगा? राम राज्य। बोलो क्लियर है? चलिए अगला फिलॉसफी है गांधी का, राजनीति में एक और था। हाँ, राजनीति में धर्म का समन्वय हो गया। राजनीति में धर्म का समन्वय, महात्मा गांधी कहते हैं कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। क्यों? कहा धर्म व्यक्ति को नैतिक बनाता है, धर्म व्यक्ति को मजबूत बनाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि धर्म व्यक्ति को कैसा बनाता है, क्या बताओगे? ताकतवर या कमजोर? फिर वो पूछेगा कि धर्म के नाम पे कत्लेआम होते हैं, मंदिर मस्जिद होता है, झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं। कहना साहब वहां धर्म नहीं है, वो लोग हैं जो धर्म को ना तो मानते हैं ना तो जानते हैं। क्या लगता है आपको? जिस व्यक्ति को 5 वक्त नमाज पढ़ना है वो 5 वक्त जाके मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। मंदिर और मस्जिद के लिए वो लड़ते हैं जो ना मंदिर जाते ना मस्जिद जाते। जो धर्म को जानते वो क्या जानते हैं? कण कण में राम है। मैं बनारस से बिलोंग करता हूं, हमारे यहां और पूरी दुनिया में परंपरा है पार्थिव शिव। कहा अगर शिवलिंग ना नजर आए आसपास तो क्या कीजिए? कहा मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, उसको जल चढ़ाइए और जाके फिर जल में प्रवाहित कर दीजिए। लाखों लोग ऐसा करते हैं। गंगा के बालू से हरिद्वार से लेकर काशी तक गंगा के बालू से शिवलिंग बनाते हैं, उस पर जल दूध बेलपत्र जो चढ़ाना है चढ़ाइए और उसे क्या कीजिए? फिर गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। तो शिव तो नहीं बुरा मान लिया। तो मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ता वो जो ना मंदिर जाता है ना मस्जिद जाता है। तो धर्म क्या बनाएगा? आपको ताकतवर बनाएगा। ये धर्म की पराकाष्ठा है कि
इतनी गर्मियों में नवरात्रि पड़ती है, इतनी गर्मियों में रमजान पड़ता है, और व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन काम तो करता है ना। क्या रमजान में छुट्टियां रहती हैं 30 दिन? और लोग 30-30 रोजे रखते हैं। क्या नवरात्रियों में 9 दिन छुट्टियां रहती हैं? तो मौसम की मार को झेलते हुए व्यक्ति क्या करता है? अपने धर्म को परफॉर्म करता है। ये ताकत है, ये हिम्मत है। आई बात समझ में? तो धर्म क्या करेगा? आपको ताकतवर बनाएगा, आपको सिद्धांतवादी बनाएगा, धर्म आपको नैतिक बनाएगा। इसलिए राजनीति में क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। स्वराज्य की संकल्पना पर ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी ने अलग अलग तरह के स्वराज्य की बात की है। महात्मा गांधी ने कहा राजनीतिक स्वराज्य, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक स्वराज्य। और स्वराज्य पे पूरा एक क्वेश्चन मैंने कराया है अपने वाईटी पे। एक बार वो पुराना क्वेश्चन जाके जरूर देख लीजिएगा कि स्वराज्य क्या है। एक पूरा क्वेश्चन आया है कि महात्मा गांधी के स्वराज्य की संकल्पना की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो वो वाला क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिएगा जाकर के वहां पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्वराज्य की बात नहीं करेंगे, और अगर बात करेंगे तो बहुत शॉर्ट में बताता हूं स्वराज्य क्या है। चलो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं स्वराज्य क्या है, ठीक है। लेकिन एक बार जाकर डिटेल में अगर देखना हो उसको जरूर देख लीजिएगा, वहां पे वो कराया हुआ है। देखो महात्मा गांधी ने कहा ना कि स्वराज्य कैसा होगा, तो कहा साहब पॉलिटिकल स्वराज्य होगा, फिर कहा इकोनॉमिकल स्वराज्य होगा, फिर कहा कि सोशल स्वराज्य होगा, और फिर कहा मॉरल स्वराज्य होगा। कहा राजनैतिक, आर्थिक, हर तरह का स्वराज्य। यहां का मतलब क्या है कि हमें विदेशी शासन से मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? विदेशी शासन से मुक्ति, विदेशी सत्ता का अंत, ठीक है। इकोनॉमिकल स्वराज्य कैसे आएगा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर, कुटीर उद्योगों को अपनाकर, स्वदेशी उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर। तो कैसे आएगा? इंडस्ट्री एंड कॉटेज, कॉटेज इंडस्ट्री, ऐसे आएगा आपका आर्थिक स्वराज्य। सामाजिक स्वराज्य कैसे आएगा? सबका साथ, सबका विकास, बराबरी से आएगा, जन भागीदारी से आएगा, छुआछूत मिटाने से आएगा, हिंदू मुसलमान एकता से आएगा। तो यूनिटी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी से आएगा स्वराज्य। कैसे आएगा? यूनिटी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी से आएगा। और मॉरल स्वराज्य कैसे आएगा? कि आत्म मंथन करने से आएगा। मॉरल स्वराज्य तब आएगा जब आपके भीतर गलत को गलत कहने की हिम्मत हो और सही को सपोर्ट करने की हिम्मत हो। यह है मॉरल स्वराज्य। आज देश में क्या होता है? हम चुपचाप बैठ तमाशा देखते हैं। हमारे भीतर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं और सही को सपोर्ट करने की हिम्मत नहीं। हम मौन बैठ के तमाशा देखते हैं। हो रहा है जो चल रहा है देश बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो ये नैतिक स्वराज्य कब आएगा? जब हमारे भीतर गलत का प्रतिकार करने और सही को का सत्कार करने, उसको सपोर्ट करने की हिम्मत होगी, तब आएगा हमारे यहां मॉरल स्वराज्य। बोलो क्लियर है यहां तक? यहां तो कोई डाउट है किसी को? चलिए अगला है, एक तो और था जन भागीदारी। महात्मा गांधी चाहते हैं कि राजनीति में आम जन की भागीदारी हो, सिर्फ वोट देने के लेवल पर नहीं। हमारी राजनीति क्या भागीदारी है? आपकी राजनीति में क्या भागीदारी है? एक भागीदारी सिर्फ वोट देके कहानी खत्म। क्या सरकार की नीतियों में आपका योगदान है? क्या गवर्नमेंट के पॉलिसीज मेकिंग में आपका योगदान है? क्या फीडबैक है आपसे? नहीं। होना क्या चाहिए? आपका प्रत्यक्ष योगदान राजनीति में। क्या देश का युवा आज राजनेता बनना चाहता है? आप सारे लोग आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बनना चाहते हैं, राजनेता क्यों नहीं बनना चाहते? विधायक, सांसद, मंत्री क्यों नहीं बनना चाहते? आज राजनीति
कुछ घरों तक सिमट के रह गई है, कुछ लोगों तक सिमट के रह गई है। और इस राजनीति में देश का बड़ा वर्ग, देश का बड़ा हिस्सा आज भी केवल वोट देने का कर्तव्य निभाता है, और वो भी मैक्सिमम वो भी नहीं कर पाते, मैक्सिमम वो भी नहीं कर पाते। तो महात्मा गांधी चाहते हैं कि आम राजनीति में क्या हो, राजनीति में आम जन की भागीदारी हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? तो अभी के लिए यहीं तक। हम लोग इसका जो अगला सेगमेंट है इकोनॉमिकल सोशल, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।